बच्चों इस वीडियो में मैं आपको सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है ये बताऊंगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें एक एन टाइप होता है। एन मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा पी टाइप होता है, पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव में बहुत सारे होल्स होते हैं। इसके बाद मैं आपको पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है वो सिखाऊंगा। फॉरवर्ड बायस में करंट क्यों फ्लो होता है ये समझाऊंगा। रिवर्स बायस में करंट क्यों फ्लो नहीं हो पाता है ये बताऊंगा। आपको उनको कैसे याद रखना है ये भी एक ट्रिक समझाऊंगा। पीएन जंक्शन डायोड की 4 एप्लीकेशन, एलईडी, सोलर सेल, जेनर डायोड और फोटो सेल बताऊंगा। इसमें सारे न्यूमेरिकल किस पर आते हैं? जेनर डायोड पर, तो उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सिखाऊंगा। हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर का कंस्ट्रक्शन समझाऊंगा और उनके ग्राफ समझाऊंगा। इसके बाद हम लोग लॉजिक गेट्स के बारे में सीखेंगे, उनका रियल लाइफ एप्लीकेशन सीखेंगे। लॉजिक गेट्स की हेल्प से कैसे हम छोटे छोटे वीडियो गेम्स डिजाइन करते हैं। एंड गेट, उसकी ट्रुथ टेबल, उसका सर्किट डायग्राम के दोनों मेथड्स, और गेट, नॉट गेट, नैंड, नॉर और फाइनली जॉर गेट। और फिर हम पहुंचेंगे हमारे हीरो यानी पीएनपी ट्रांजिस्टर पर। पीएनपी ट्रांजिस्टर, जहां एमीटर बेस के बीच के करंट को कौन चोरी करता है? कलेक्टर। वो किस तरह से एमीटर बेस के करंट को अपनी तरफ खींचता है उस चीज का कंसेप्ट समझाऊंगा और उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करना बताऊंगा। इसके बाद बस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस आपको समझाना रहेगा। ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशन एज अ स्विच, एज एन एम्पलीफायर एंड फाइनली एज एन ऑसिलेटर। इस पर भी न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते। इतना सब कुछ समझाने में मुझे 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। लग जाए तो पेशेंटली देखते रहना वीडियो। पर हाँ, इस वीडियो के बाद सेमीकंडक्टर का कोई भी न्यूमेरिकल आपसे छूटेगा नहीं। तो बच्चों, मटेरियल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कंडक्टर्स, जिनके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंसुलेटर्स, जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। और सेमीकंडक्टर्स, जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट किए जा सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन बी क्रिएटेड बाय हीटिंग। उनको हीट करें, उनको एनर्जी दे तो उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं। उसमें भी सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं इंट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक का मतलब बहुत ही आसान है, दे आर जस्ट प्योर सेमीकंडक्टर्स। और दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में हम कुछ इंप्योरिटीज ऐड कर देते हैं। तो ये इंप्योरिटी बहुत ही चूज करके पर्टिकुलर एटम्स ऐड किए जाते हैं। तो बताता हूं। पहले बात कर लेते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। इंट्रिंसिक यानी प्योर सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। तो देखो, सिलिकॉन जो है वो कार्बन के जस्ट नीचे आता है, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन के सॉलिड स्ट्रक्चर में एक सिलिकॉन अपने आसपास के 4 सिलिकॉन के साथ एक एक बॉन्ड बनाता है और 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये स्टेबल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन को हम कुछ हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोवाइड करें तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने की कोशिश करेगा और अपनी जगह छोड़ देगा। अगर इसने अपनी जगह छोड़ दी तो नाउ दिस इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ओके, साथ ही ये जब यहां से मूव कर गया तो जिस जगह से ये गया वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब इस पॉइंट पर क्या आ गया? एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज भी अपनी जगह स्टेबल नहीं रहेगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन इसकी जगह शिफ्ट हो सकता है तो पॉजिटिव चार्ज यहां शिफ्ट हो जाएगा। कोई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो सकता है तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। फिर कोई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया तो यहां पर चला गया। तो बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज भी अपनी जगह से मूव होता रहेगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? होल। ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया और ये हो गया एक होल। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उससे मेरा मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन, दे आर नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। और जो होल्स है दे आर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम में नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो उसके पीछे एक होल बनेगा और वो होल इधर से उधर शिफ्ट हो सकता है। इन दोनों की ही वैल्यू बहुत कम होती है। हम इनको थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर्स बोलते हैं। कैसे जनरेट हुए? गर्मी से जनरेट हुए।
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा काम के नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनकी वैल्यू बहुत ही लेस होती है। तो फिर क्या किया जाए? तो नंबर ऑफ होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने के लिए हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बनाए। बच्चों, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं, हम ये जो सिलिकॉन था इसके अंदर कुछ इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं। इंप्योरिटी ऐड करने का मतलब है, जैसे पहला हम बना रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप में हम सिलिकॉन के बीच में पेंटावेलेंट एटम्स ऐड कर देंगे। बहुत छोटे रेशियो में ही ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, खराब हो जाएगा। बहुत छोटे रेशियो में अगर हमने पेंटावेलेंट स्पीसी कोई ऐड कर दी तो उससे क्या होगा, ये सिलिकॉन की जगह ले लेगा। और ये जो पेंटावेलेंट है नाइट्रोजन के नीचे वाले, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो 4 तो इसने शेयर कर लिया और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन ये जो 5वां है ये बेचारा फ्री घूम रहा है। फ्री घूम रहा है मतलब इसका फास्फोरस से अटैचमेंट बहुत कम है और ये टूट जाएगा। टूट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया और ये परमानेंटली फ्री है। मतलब हर एक फास्फोरस से एक ये फ्री इलेक्ट्रॉन हमको जरूर मिलेगा। इसके बदले कोई होल नहीं बना। क्यों? क्योंकि ये बहुत लूजली कनेक्टेड था फास्फोरस से और इसका कनेक्शन टूट गया। तो इस केस में हम इस तरह के सेमीकंडक्टर को बोलेंगे एन टाइप। एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप। नेगेटिव मतलब बहुत सारे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। हर फास्फोरस एटम ने एक फ्री इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है सिस्टम को। तो इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी मच हायर देन नंबर ऑफ होल्स। एन टाइप बोले तो नेगेटिव, नेगेटिव में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। बस इतना याद रखना है। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए? दे कम फ्रॉम पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज लाइक फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक। ओके, नेक्स्ट टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को कौन सा होगा? पी टाइप। पी टाइप में हम पेंटावेलेंट की जगह क्या ऐड करेंगे? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। ट्राइवेलेंट मतलब बोरॉन के नीचे वाले, ठीक है। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3। तो 3 जगह तो बॉन्ड बना लिया और एक जगह बॉन्ड में कुछ शेयर ही नहीं किया। तो यहां पर ऑलरेडी क्या है? एक होल प्रेजेंट है। इस तरफ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन थे तो 3 शेयर कर लिए, एक के साथ शेयर नहीं कर पाया। इसमें पॉजिटिव चार्ज करिए, मतलब हर एक एल्यूमिनियम एटम ने एक होल तो कंट्रीब्यूट किया ही सिस्टम को, ठीक है। और अब ये होल क्या करेगा? ये मूव कर सकता है इधर से उधर। हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ये इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह से यहां शिफ्ट हो गया, यहां पॉजिटिव चार्ज पहुंच गया। फिर ये यहां शिफ्ट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो गया। फिर ये यहां चला जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां। समझ में आ गया बच्चों होल्स कैसे शिफ्ट होते हैं? मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इस पर भी क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। पर हाँ, आपको पता होना चाहिए कि होल्स क्या होता है और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। ओके, तो पी टाइप मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब बहुत सारे होल्स होते हैं। इसमें नंबर ऑफ होल्स विल बी मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये एक्स्ट्रा होल्स कहां से आए? दे केम फ्रॉम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज लाइक एल्यूमिनियम एंड गैलियम। ओके, अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई एक में होल्स ज्यादा होते हैं, एक में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? एक तरफ हमने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया और उन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, फ्यूज कर दिया टुगेदर इस तरीके से। जैसे ही इनको कनेक्ट किया, अब क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन दौड़ के पीछे जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन पीछे ट्रैप होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि पीछे होल्स बहुत सारे हैं, वो गए और होल्स में फंस गए और अब वापस थर्मली जनरेट नहीं हो रहे तो वापस नहीं आ पा रहे। तो थोड़ी देर में हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर गए थे, नेगेटिव से पॉजिटिव साइड, वो उधर फंस गए और इधर परमानेंटली पॉजिटिव चार्ज बन गया। इससे क्या हुआ? ध्यान से देखो तो अब ये एक पूरा स्ट्रक्चर है और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। तो ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसके अंदर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी एक पोटेंशियल डिफरेंस है। दिस इज अ रजिस्टर विद इट्स ओन पोटेंशियल डिफरेंस एंड दैट मेक्स इट अ वेरी यूनिक रजिस्टर। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अब ये पॉजिटिव चार्जेस पर लेफ्ट साइड फोर्स लगाएगा और नेगेटिव पर राइट साइड, मतलब और फर्दर पॉजिटिव चार्जेस आगे नहीं जा सकते और नेगेटिव चार्जेस पीछे नहीं जा सकते। बच्चों इस चीज को प्लीज ध्यान से समझना। ये अलग से चैप्टर क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड ऐसा रजिस्टर बना दिया हमने जिसके अंदर अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रखा है।
और ये पोटेंशियल डिफरेंस जर्मेनियम के केस में 0.7 वोल्ट और सिलिकॉन के केस में 1.1 वोल्ट है। ओके, ये आपको याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि पी टाइप में बहुत सारे होल्स हैं, पर बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ऐसे ही एन टाइप में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर बहुत थोड़े से होल्स भी हैं। तो मैंने एक एक बना के छोड़ दिया है बस याद दिलाने के लिए। तुमको बस इतना याद रखना है कि पी टाइप में बहुत सारे होल्स थे, एन टाइप में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे। इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जाके ट्रैप हो गए, यहां पर पॉजिटिव चार्ज छूट गया, पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। इट्स अ रजिस्टर विद इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ये बैटरी कनेक्ट कर दी, तो बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेफ्ट टू राइट है, यानी पी से एन की तरफ है, ये क्या करेगा, पी साइड पे बड़े सारे पॉजिटिव चार्ज है, होल्स हैं, ये इनको आगे फेंकेगा, और एन टाइप पे बड़े सारे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये इनको पीछे बुलाएगा। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस यानी पी से एन की तरफ अगर बैटरी लगाएंगे तो बैटरी जो है वो क्या करती है, अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है, जो कि मैंने ग्रीन एरो से दिखा रखा है। तो इन दिस सिनेरियो बैटरी के पास इधर खूब सारे पॉजिटिव चार्ज है जिनको वो आगे धक्का दे पाएगी, और इधर खूब सारे नेगेटिव चार्जेस जिनको वो पीछे खींच पाएगी। तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन में बैटरी विल बी एबल टू फ्लो सम करंट थ्रू द डायोड। फॉरवर्ड बायस में करंट का फ्लो इजीली बैटरी करा पाती है। क्यों, समझ में आ गया? क्योंकि भाई बैटरी राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है और यहां पर खूब सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं जिनको वो आगे धक्का दे पाएगी। लेकिन अगर मैं बैटरी को उल्टी तरफ से कनेक्ट कर देता, अब क्या होता, बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ है, ये पॉजिटिव चार्ज को पीछे धक्का देना चाहेगी, लेकिन यहां तो पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं पीछे धक्का देने के लिए। तो जब पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं तो बेचारी धक्का किसको देगी? मैंने बताया था ना, एन टाइप में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर जरा से एकदम टाइनी अमाउंट में क्या होते हैं, होल्स भी होते हैं। तो क्या करेगी बैटरी, उन टाइनी अमाउंट के होल्स को पीछे धक्का देगी धीरे धीरे। तो क्या होगा, बहुत थोड़ा सा करंट जनरेट होगा। इस सिचुएशन को बच्चों बोलते हैं रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होता है, देख लो, याद रहेगा। बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड एन से पी की तरफ है, तो एन की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज है, जो बहुत जरा से होल्स थे एन साइड पे, उनको बैटरी ने पीछे धक्का दिया, और इस केस में करंट जीरो तो नहीं होगा, पर करंट विल बी वेरी 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 स्मॉल। इसको समझ लो या रट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें पता होना चाहिए, उस पर ही सारे न्यूमेरिकल बेस्ड है। ओके, क्या याद रखना है तुमको, फॉरवर्ड बायस में बार बार ये फैंसी डायग्राम नहीं बना मिलेगा तुमको। तुम्हें क्या दिखाई देगा, ये क्या याद रखना है, एरो की डायरेक्शन में अगर बैटरी करंट दौड़ाना चाह रही है, बहुत अच्छी बात है, करंट आराम से फ्लो हो जाएगा। एरो की डायरेक्शन मतलब P टू N, एरो P से N की तरफ ही बनेगा हमेशा। एरो की डायरेक्शन में करंट का फ्लो अलाउड है, यानी P से N की तरफ बैटरी करंट फ्लो करा सकती है। क्यों? क्योंकि P में बड़े सारे पॉजिटिव थे जिनको उसने आगे धक्का दे लिया। फॉरवर्ड बायस में करंट का फ्लो अलाउड होता है, और अगर मैं उल्टा कनेक्ट कर दूं मतलब N पहले कर दूं और P आगे कर दूं, तो इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स बायस। इस केस में बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी है, लेकिन इधर होल्स है ही नहीं, इधर पॉजिटिव चार्जेस है ही नहीं, तो बैटरी धक्का किसको दे, इसलिए करंट का फ्लो कम हो जाएगा। इसकी फिगर ऐसी बनी आएगी, ऐसी मतलब अगर एरो उल्टी तरफ है और बैटरी फिर भी आगे धक्का देना चाह रही है करंट को, तो करंट जाएगा तो सही, पर कितना जाएगा, बहुत ही कम। बच्चों, रिवर्स बायस में जो करंट है उसकी वैल्यू माइक्रो एम्पियर्स में जाती है। माइक्रो एम्पियर अपने आप समझ जाओ, बेचारा है ये। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ एम्पियर। तो मैंने एक छोटू सा इलेक्ट्रॉन बना दिया, तो तुम समझ लेना कि करंट है तो सही, पर रिवर्स बायस में करंट इज नेग्लिजिबल। बोलते सर हम एग्जाम में बैठे बैठे ये सब थोड़ी सोचेंगे, इतना कुछ तुम मत सोचना, समझ में आ जाए अच्छी बात है। नहीं तो तुम्हें बस कितना ध्यान रखना है, तुम्हें बस ये फिगर, इसकी फोटो खींच के बच्चों दिमाग में रख लो। फॉरवर्ड बायस में करंट खूब सारा फ्लो होगा, रिवर्स बायस में करंट तुम जीरो बोल दोगे तो भी कोई तुम्हें डांटेगा नहीं। Pn है, बैटरी P से N की तरफ है, तो करंट जाएगा। आप रेजिस्टेंस बोल सकते हो कितनी, जीरो।
जीरो नहीं होती है पर बोल सकते हो जीरो। यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस बहुत छोटा सा होता है। कितना होता है? जर्मेनियम के केस में 0.7, सिलिकॉन के केस में 1.1। ओके, ज्यादातर 0.7 लेके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बाकी एग्जाम में दिया होगा। रिवर्स बायस में आप बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस बहुत बड़ी है, रेजिस्टेंस इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है। इंफिनिटी कुछ नहीं होता फिजिक्स में, लेकिन अप्रोच कर रही है, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है रिवर्स बायस में। इज दैट क्लियर? इससे ज्यादा तुम्हें पता होने की जरूरत ही नहीं है, इसी पर बेस्ड है सारे न्यूमेरिकल। इसी बच्चों एग्जाम्पल देख लो, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं पीएन जंक्शन डायोड पे। इसमें 2 डायोड लगा देंगे, कुछ रजिस्टर लगा देंगे, आपसे पूछा जाएगा करंट बताओ बैटरी से कितना निकल रहा है। आपको बस क्या सोचना है, सिंपल सा है, इनमें से फॉरवर्ड बायस कौन सा हो रखा है। देखो एरो आगे की तरफ है, करंट आगे से किस में जाना चाहेगा? इस वाले में, नीचे वाले में, तो ये फॉरवर्ड बायस है, तो इसमें से करंट पास कर जाएगा। इस वाले की रेजिस्टेंस आप क्या मान सकते हो? इंफिनिटी, यानी इसमें से कोई करंट पास नहीं करेगा, तो जिसमें से करंट पास करेगा उसमें से करंट पास करा दो। ओके, दूसरे वाले वायर की तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गई। अब यहां पर इस सर्किट में पहले तो जहां इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गई उसको रीड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, करंट बस नीचे वाले पार्ट में से पास होगा, तो उसी को बना लेंगे दोबारा। अगर आप इतनी मेहनत कर लो एग्जाम में तब तो गलत होने का चांस ही नहीं है। होपफुली आप बिना रीड्रॉ किए सॉल्व कर पाओगे। ये 20 वोल्ट है, यहां फॉरवर्ड बायस है और ये 10 ओम है। कितना करंट जाएगा? जल्दबाजी में 20 डिवाइड बाई 10 मत कर देना। यहां से यहां तक कुछ बताया था ना, कितना पोटेंशियल ड्रॉप है? सिलिकॉन या जर्मेनियम कुछ नहीं दिया है तो 0.7 वोल्ट लेके कर लेना। यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप है 0.7 वोल्ट, तो रेजिस्टर में कितना बचा? 20 माइनस 0.7, बस पोटेंशियल डिफरेंस इतना यहां पर चला गया और बचा हुआ रेजिस्टर में मिल जाएगा। ये कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है? वो जो डायोड के अंदर बनता है, मैं बता चुका हूं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल, बस इतना ही। 20 माइनस 0.7 डिवाइड बाई 19.3 डिवाइड बाई 10, 1.93 एम्पियर। समझ में आ गई बात? पीएन जंक्शन डायोड पे इससे टफ कुछ आता ही नहीं। एक में फॉरवर्ड, एक में रिवर्स बायस, उसमें डिसाइड करके करंट की वैल्यू निकालनी। इस पर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करूंगा आपका। आगे देखते हैं। टफ न्यूमेरिकल थोड़े से जेनर डायोड पे लगते हैं मुझे और ट्रांजिस्टर पर। ऑफ आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। भाई पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है? एक तरफ से होल्स आते हैं, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, बीच में कंबाइन होते हैं। तो जब कंबाइन होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से फ्री स्टेट से बाउंडेड स्टेट में जाता है, तो एनर्जी रिलीज होगी तो किस फॉर्म में रिलीज होगी? लाइट एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी। अगर वो विजिबल रेंज में तो हमको लाइट दिखाई देगी, तो ये एलईडी हो गया। एलईडी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और होल्स कंबाइन होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है। कुछ क्वेश्चन नहीं आता, बेकार टॉपिक है ये। सोलर सेल सबको लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक भी न्यूमेरिकल नहीं देखा मैंने इस पे। इसमें सनलाइट आके गिरती है, जहां पर पीएन जंक्शन की बाउंड्री होती है, इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होते हैं, एक दूसरे की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, करंट फ्लो हो जाता है। पढ़ लो एनसीईआरटी से, मैं नहीं इस पे टाइम वेस्ट करूंगा, इस पे भी न्यूमेरिकल नहीं बन सकता। फोटो डायोड क्या होता है? इस पे लाइट गिरती है तो करंट फ्लो होता है, उससे थेफ्ट डिटेक्शन हो जाता है। ठीक है, पढ़ लो थ्योरी खुद से, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, अगर सिंसियर हो तो पढ़ सकते हो, बोर्ड देना है तो पढ़ सकते हो, और अगर कंपटीशन देना है तो कोई जरूरत नहीं है। ये आया जेनर डायोड, इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं। ओके, तो मेरे को टाइम वेस्ट नहीं कर सकता आपका, क्योंकि टाइम है नहीं, तो जेनर डायोड पे सीधे क्वेश्चन कराता हूं। जेनर डायोड समझ लो, ये एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, हेवीली डोप्ड होता है। जेनर डायोड नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है हेवीली डोप्ड। हेवीली डोप्ड मतलब इंप्योरिटी बहुत ज्यादा डालते हैं इसमें। उससे क्या होगा? इंप्योरिटी बहुत ज्यादा होगी तो इसमें होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन बहुत हाई होगा। ओके, जेनर डायोड की अलग से बात करना जरूरी है। बच्चों अब बात करनी है हमको ब्रेकडाउन की और जेनर डायोड की। मैंने पहले ही बताया हुआ है सबसे ज्यादा क्वेश्चन जेनर डायोड पे आए। तो ब्रेकडाउन क्या होता है? जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, जब इसको हम बैकवर्ड, जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, जब इसको हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, तो मैंने क्या बताया कि रिवर्स बायस में बैटरी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगाती है, लेकिन उस बैटरी के पास, बेचारी के पास इस तरफ पॉजिटिव चार्ज नहीं है पुश करने के लिए। यहां पर क्या है? सारे नेगेटिव चार्ज, और बैटरी को लेफ्ट साइड चार्ज पुश करना है। यह बताया था मैंने कि एन साइड पर भी थोड़े से पॉजिटिव चार्ज होते हैं, बहुत ही थोड़े से,
तो उनका मोशन होता रहता है। पर अगर मैं इस बैटरी को स्ट्रॉन्ग करता जाऊं, इसका ईएमएफ इंक्रीज करूं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा। ये ग्रीन एरोज दिख रहे हैं आपको। अगर इसका ईएमएफ इंक्रीज करता जाऊं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा। बच्चों एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा। अब तुम बोलोगे सर करंट कैसे फ्लो हो रहा है, यहां तो इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं। बच्चों यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स तो है ना, अंदर वाली ऑर्बिट्स में तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ में आ रही है बात या नहीं? सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन अंदर की शेल्स के तो इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लग जाएगा एकदम से। इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ पीएन जंक्शन। तो एक बार ब्रेक डाउन हो गया तो रिवर्स बायस में भी बहुत ज्यादा वैल्यू में करंट फ्लो होने लग जाता है। ओके, तो इसका ग्राफ बना के दिखाता हूं मैं। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नॉर्मल डायोड में जो जेनर डायोड होता है वो एक नॉर्मल डायोड ही होता है जिसमें इंप्योरिटीज का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मल डायोड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जेनर डायोड ऑलमोस्ट इसके जैसा होता है, थोड़ा सा सिंबल डिफरेंट कर देते हैं, यहां पर एक जेड बना देते हैं। समझ में आई बात है? तो ये जेनर डायोड हो गया। जेनर डायोड की क्या खासियत है कि इसको हम हमेशा रिवर्स बायस में यूज करते हैं इस तरह से। तो तुम पूछोगे सर ब्रेकडाउन कराने की क्या जरूरत है, उसको समझाता हूं। पहले देख लो, अगर बैटरी सीधी डायरेक्शन में लगाते, मतलब इस तरह से लगाते, नॉर्मल बैटरी लगाते, तो करंट फ्लो होता जैसा होना चाहिए। लेकिन अगर बैटरी को उल्टा कर दिया तो वोल्टेज में हम बोलेंगे कि नेगेटिव वोल्टेज कर दिया। बैटरी को इस तरह से लगाया तब क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में अगर आप पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे, बहुत देर तक करंट नहीं बढ़ेगा। और फिर एक ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, मतलब एक मैक्सिमम लिमिट होती है, उसके बाद करंट एकदम से, करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और वोल्टेज फिर चेंज नहीं होगा। तो बच्चों आपने प्रेशर कुकर देखा है कभी? उसमें एक विसिल लगी होती है, उसका क्या काम होता है? प्रेशर बढ़ता रहे, लेकिन एक लिमिट के ऊपर प्रेशर गया तो सारा का सारा प्रेशर विसिल रिलीज कर देती है। जेनर डायोड का बिल्कुल वही रोल होता है। अगर आपने उसे किसी रेजिस्टर के पैरेलल में लगा दिया, मैं आपको फिगर बना के समझाता हूं, तो एग्जाम्पल से समझ लो। यहां पर एक रेजिस्टर है और इसके पैरेलल में एक जेनर डायोड लगा दिया। अब अगर मैं इस सर्किट में कोई करंट भेज रहा हूं, कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहा हूं, तो इनिशियली ये जेनर डायोड कैसा है? रिवर्स बायस। बताया मैंने, एरो के डायरेक्शन में करंट फ्लो अलाउड होता है, अपोजिट डायरेक्शन में अलाउड नहीं होता है। तो रिवर्स बायस में है तो इसकी रेजिस्टेंस अपन कितनी मान सकते हैं? इंफिनिटी मान ली। मतलब जो भी करंट है वो इसमें से पास हो जाएगा, इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा। ओके, अब ये करंट अगर आप इंक्रीज करोगे तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा या नहीं होगा? पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी V=IR। अगर आप करंट इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा। पर हर एक जेनर डायोड का एक ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। अगर ये पोटेंशियल उस ब्रेकडाउन से ज्यादा गया तो इस जेनर डायोड की रेजिस्टेंस तुरंत डिक्रीज हो जाएगी और बचा हुआ करंट इसमें से पास हो जाएगा। मैं वैल्यूज देता हूं। मान लो ये वैल्यू इनिशियली है 10 एम्पियर और ब्रेकडाउन वोल्टेज है 50 वोल्ट और ये रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो इनिशियली इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? V=IR। 10 into 2 हुआ 20 वोल्ट। मैंने करंट इंक्रीज किया, करंट इंक्रीज करके मैंने करंट कर दिया 20 एम्पियर। रेजिस्टेंस तो उतनी रहेगी, पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 40 वोल्ट। क्या ब्रेकडाउन अभी होगा? नहीं होगा, 50 वोल्ट है ब्रेकडाउन वोल्टेज। मैंने करंट और ज्यादा इंक्रीज किया, मैंने करंट कर दिया 30 एम्पियर। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाना चाहिए? IR 30 into 2 60 वोल्ट। ये नहीं होगा, ये कंडीशन नहीं पहुंचने देगा। कौन नहीं पहुंचने देगा? जेनर डायोड। 60 वोल्ट अलाउ नहीं करेगा वो। उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही 50 पहुंचा वो सारा का सारा करंट अपने थ्रू अलाउ कर देगा। मतलब जो एक्स्ट्रा करंट है वो अपने थ्रू अलाउ कर देगा। तो इस केस में I1 करंट इधर जाएगा और इसमें से I-I1 ही जाएगा। यानी ये रेजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा नहीं आएगा। देखो क्या होगा इस केस में। अगर कोई पूछे कि इस केस में अगर 30 एम्पियर करंट आया तो जेनर डायोड में से कितना करंट पास होगा, तो आपको क्या करना है, इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 50 वोल्ट है। यहां से यहां तक का पोटेंशियल मैक्सिमम कितना जा सकता है? 50 वोल्ट। तो V=I-I1 into R।
तो I माइनस I1 की वैल्यू कितनी आई? V है हमारा 50 डिवाइडेड बाई R कितना है 2। 25 एम्पियर से ज्यादा करंट इसमें से नहीं जा सकता। और अगर 30 आया था, इधर 25 एम्पियर गया, तो इधर से कितना गया? 5 एम्पियर करंट जेनर डायोड में से पास करेगा। 5 एम्पियर वो अपने थ्रू पास करा देगा ताकि रजिस्टर में 25 एम्पियर से ज्यादा करंट ना जाए। आई बात समझ में? जेनर डायोड सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। अगर सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस उसके ब्रेकडाउन से ज्यादा है तो वो तुरंत करंट अपने में से पास करा देता। और एग्जांपल से समझाता हूं, जो क्वेश्चन आईटी में आया था 5 अलग अलग पेपर्स में एक ही साल में आया लास्ट ईयर। ओके, तो बच्चों ये है वो क्वेश्चन जो जेनर डायोड पे 5 बार पूछा गया लास्ट ईयर। सेम क्वेश्चन 5 डिफरेंट टाइम्स। ओके, ध्यान से देखना। एक बैटरी है, उससे एक रजिस्टर कनेक्ट किया है और एक दूसरा बड़ा रजिस्टर कनेक्ट किया है। ये जो बड़ा रजिस्टर है यूजुअली इसको बोलते हैं लोड रजिस्टर। ये कोई मशीन हो सकती है जिसको मुझे प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट करने का क्या तरीका है कि मैं इसके पैरेलल में एक जेनर डायोड लगा दूंगा। बच्चों हर एक जेनर डायोड का एक ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया था कि द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड इज 5.6 वोल्ट। ये जेनर डायोड जो है ये प्रेशर कुकर की व्हिसल के जैसे है। जैसे ही पोटेंशियल इससे ज्यादा हुआ वैसे ही ये अपने थ्रू सारा करंट पास करा देगा और इस लोड में पोटेंशियल इस वैल्यू से ज्यादा नहीं जाने देगा। इट्स लाइक अ सेफ्टी किट। तो तुमको क्या देखना है, 9 वोल्ट की बैटरी है, 200 ओम 800 ओम। अगर मैं इस जेनर डायोड को हटा दूं और कैलकुलेशन करूं तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 5.6 से ज्यादा आने वाला है। ओके, कैसे पता मुझे? 9 डिवाइडेड बाई 1000 करंट हो गया। I इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 1000 कितना आया? 0.09। और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा लोड वाले में? IR। तो 0.09 इंटू 800 कितना आया? 7.2 वोल्ट। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने जेनर डायोड क्यों लगाया? ताकि पोटेंशियल कभी इस वैल्यू तक ना पहुंचे। तो तुमको क्या करना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल तुम्हें फिक्स कर दिया। कितना? 5.6 वोल्ट। इससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो अगर यहां पर 5.6 वोल्ट है तो इस रजिस्टर दूसरे रजिस्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा भाई? 9 वोल्ट तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, और तुम्हें सी से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस 5.6 मिल गया। तो ए से सी तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 9 माइनस 5.6 दैट इज 3.4 वोल्ट। अब अगर तुम्हें ए से सी तक का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो यहां पर आने वाला करंट कैलकुलेट कर सकते हो तुम। आई की वैल्यू कैसे निकाले? V बाई आर। V कितना हो गया? 3.4 वोल्ट डिवाइडेड बाई आर कितना है? 200 आ गया 0.017 एम्पियर। अब यहां से जो करंट आ रहा है वो पता है, सी से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो इस वाले रजिस्टर का करंट भी निकल जाएगा। I1 बोल दिया इसको मैंने। I1 कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CV दैट इज 5.6 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इन दिस ब्रांच 800 कितना आया? 0.007 एम्पियर। समझ रहे हो ना? सी से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, मतलब इस लोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, इसकी रेजिस्टेंस पता है, तो करंट निकाल लिया। तो बच्चों आई करंट इधर से आ रहा था, I1 इधर गया, तो जेनर डायोड में से कितना करंट जाएगा? I माइनस I1, और I माइनस I1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.01 एम्पियर। है कि नहीं आसान? बस आपको क्या याद रखना है कि जेनर डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा नहीं जा सकता, नहीं होगा कभी। दिस इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जेनर डायोड पर सेम क्वेश्चन 5 बार पूछा गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। पीएन जंक्शन डायोड का एक और यूज होता है, उसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक सिंगल डायोड लगाते हैं, किससे? एक एसी सप्लाई से। एक एसी इनपुट है, एसी इनपुट है इस तरह से साइनोसॉइडल कर्व। एसी इनपुट के साथ हमने एक डायोड लगा दिया, तो क्या होगा? जब इस तरफ पॉजिटिव होगा और इस तरफ नेगेटिव होगा तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, करंट को अलाउ कर देगा। और जब इसके अपोजिट साइकिल चलेगी तो इस तरफ नेगेटिव होगा और इस तरफ पॉजिटिव होगा, तब ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, तो ये करंट को अलाउ नहीं करेगा। तो ये जो एसी इनपुट आ रहा है इसमें ये वाला पोर्शन अलाउ हो जाएगा
और ये वाला पोर्शन अलाउ हो जाएगा जब ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव है। लेकिन जो अपोजिट साइकिल है उसमें करंट आगे नहीं जा पाएगा। तो जो आउटपुट होगा वो किस तरह से होगा, सिर्फ ऊपर की तरफ करंट है, मतलब एक साइड से करंट है। तो इट इज समवॉट डीसी वोल्टेज जैसा। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर यूज होता है। इज दैट क्लियर? कंसेप्चुअल है ये भी। फुल वेव रेक्टिफायर में हम एक की जगह 2 डायोड लगाते हैं और इस वाले रेजिस्टर को जो आउटपुट, जिसके अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं, इस रेजिस्टर को कॉइल के बीच में कनेक्ट करते हैं। तो अब जब ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होगा, ये तो बेचारा हमेशा बीच में ही आना है। ऊपर पॉजिटिव ऊपर हाई नीचे लो पोटेंशियल होगा तो ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और इस रेजिस्टर में से करंट फ्लो कर जाएगा, इसके अक्रॉस आउटपुट मिल जाएगा कुछ। ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। और जब अपोजिट साइकिल ट्रू होगी तब क्या होगा, तब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इसमें से करंट फ्लो कर जाएगा, फिर भी रेजिस्टर में कुछ करंट आ जाएगा तो फिर से कुछ ना कुछ आउटपुट मिल जाएगा। तो बेसिकली दोनों तरफ जब साइकिल हाई होगी तब भी कुछ आउटपुट मिलेगा और जब साइकिल लो होगी तब भी सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा रेजिस्टर में। तो इस बार हमने एसी को इफेक्टिवली किस में कन्वर्ट कर दिया, सेम डायरेक्शन से करंट फ्लो कर रहा है रेजिस्टर में दोनों बार, तो डीसी में कन्वर्ट कर दिया। हाफ वेव में एक हाफ साइकिल में करंट आएगा, दूसरी में नहीं आएगा। फुल वेव में दोनों में करंट आएगा और सेम डायरेक्शन में आएगा। बस कंसेप्चुअल है, समझ लो इसको भी। आगे चलते हैं। और हमारा हीरो क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये सबसे बड़ी मुसीबत है। मुसीबत क्या, इसका कंसेप्ट समझते ही नहीं लोग, याद करने की कोशिश करते हैं और दिक्कत होती है। तो समझो पीएनपी ट्रांजिस्टर में 2 पीएन जंक्शन होते हैं, पीएनपी। ओके, जो पहला वाला पीएन जंक्शन होता है इसको एमिटर बेस बोलते हैं, मतलब ये एमिटर है और ये बेस है। और जो दूसरा वाला पीएन जंक्शन होता है उसको कलेक्टर बेस बोलते हैं। अब समझो एमिटर बेस को हमेशा फॉरवर्ड बायस किया जाता है। क्यों? ताकि इसमें करंट फ्लो हो सके। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, करंट फ्लो होता है आराम से। ये बैटरी जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होने लग जाएगा। ओके, पर जब मैं कलेक्टर बेस में बैटरी कनेक्ट करता हूं तो मैं जानबूझ के ऐसे कनेक्ट करता हूं कि ये रिवर्स बायस हो जाए। ध्यान से देखो, एन से पी की तरफ बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है, लेकिन एन से पी की तरफ वो करंट फ्लो नहीं करा पाएगी। बहुत स्ट्रॉन्ग बैटरी होती है पर फिर भी करंट फ्लो नहीं करा पाएगी। क्यों? क्योंकि एन टाइप में पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं जिसको वो आगे धक्का दे सके। तो पीएनपी में एमिटर बेस के बीच जो है उसको फॉरवर्ड बायस कराया जाता है और कलेक्टर बेस के बीच जो है उसको रिवर्स बायस किया जाता है। बस ये 2 पीएन जंक्शन डायोड ही है, ओके, जिनका एन जो है वो सेम है। आई बात समझ में? अब अगर एक साथ कनेक्ट करें तब क्या होगा, देखते हैं। एक साथ कनेक्ट करने पर ऑफ कोर्स इधर फॉरवर्ड बायस है पीएन एमिटर बेस, तो यहां से इसने करंट भेजा। टेक्निकली ये करंट किस डायरेक्शन के लिए था, बेस के लिए। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा, ये बैटरी ने इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ लगा रखा है। अब यहां पॉजिटिव चार्ज नहीं था इसलिए ये कोई भी करंट फ्लो नहीं करा पा रही थी। लेकिन जब एमिटर बेस का पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा तो ये पावरफुल बैटरी उसमें से कुछ चार्ज को आगे खींच लेगी अपने वाले सर्किट में। देखो ध्यान से, करंट आया और एक पोर्शन उसका आगे खींच लिया। उसका एक पोर्शन, काफी बड़ा पोर्शन इनफैक्ट, चोरी कर लिया कलेक्टर ने, और इसीलिए अब कलेक्टर बेस में करंट फ्लो होने लग जाएगा। फिर से देखो, बैटरी जो है एमिटर बेस जंक्शन की करंट भेजेगी, लेकिन कलेक्टर बेस की बैटरी उस करंट का एक पोर्शन अपनी तरफ खींच लेगी। अगर एमिटर बेस में ये बैटरी नहीं है तो ये वाली बैटरी कितनी भी पावरफुल हो, करंट फ्लो नहीं करा सकती, लेकिन ये पहले सर्किट का करंट चोरी जरूर कर लेगी। इनफैक्ट अगर यहां से 100 करंट आ रहा है तो ऑलमोस्ट 90% करंट कलेक्टर में चला जाएगा और लेस देन 10% बेस में जा पाएगा। समझ में आ रही है बात बच्चों? इसको बोलते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब मैं पीएनपी बनाऊं या एनपीएन बनाऊं, कॉमन बेस बनाऊं या कॉमन एमिटर बनाऊं, सब जगह ये इक्वेशन ट्रू है। इसको टैटू बना लो अपने हाथ। करंट एमिटर से आता है, एक पोर्शन बेस में जाता है और बाकी सारा कलेक्टर में चला जाता है। करंट इन एमिटर इज इक्वल्स टू करंट इन बेस प्लस करंट इन कलेक्टर। कोई एक्सेप्शन नहीं है, कैसा भी ट्रांजिस्टर हो। समझ में आई बात?
पीएनपी की जगह सर पीएनपी से बनाया, एग्जाम में एनपीएन बनाता है। बच्चों कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एनपीएन में सेम सर्किट है, बस क्या चेंज हो जाएगा, एनपीएन में ऐसा हो जाएगा, बीच में पी है, इधर एन इधर एन। जैसे ही हमने इनकी प्लेस स्विच करी, हम बैटरी की डायरेक्शन चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पहला एमीटर बेस का पीएन जंक्शन कैसा रखना है, फॉरवर्ड बायस। तो बैटरी जो है पी की तरफ हमने फेस कर दी, पीएन जंक्शन एमीटर बेस का फॉरवर्ड बायस करेंगे और कलेक्टर बेस का रिवर्स बायस करेंगे हमेशा। अभी भी देख लो, इधर एन से पी की तरफ बेचारा बैटरी चाह के भी करंट फ्लो नहीं करा सकती, बहुत पावरफुल बैटरी है, पर कलेक्टर बेस में वो करंट फ्लो अपने दम पे नहीं कर सकती। ओके, ओवरऑल क्या होगा, फिर से इस बार मैं पॉजिटिव चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में दिखा रहा हूं। क्यों? क्योंकि एनपीएन में इलेक्ट्रॉन्स विल बी मच मोर, क्योंकि एन में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत ज्यादा, तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेजॉरिटी करंट फ्लो होगा। तो मैंने इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में बना दिया। अब ध्यान से देखना बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स इस बैटरी के निकले, इस बैटरी से निकले और यहां पर गए, फ्लो हो रहा था, लेकिन कलेक्टर बेस की बैटरी ने इस डायरेक्ट लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को राइट साइड खींच लेगा। अगर मैं करंट, अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए लिखना चाहो तो करंट की डायरेक्शन ये है, ऊपर जा रहा है, करंट इन बेस। पॉजिटिव चार्ज के लिए करंट की डायरेक्शन आप अभी भी जो एमीटर में करंट है वो सबसे बड़ा है, कलेक्टर में उससे कम है और बेस में सबसे छोटा है। अभी भी करंट इन एमीटर इज इक्वल टू करंट इन बेस प्लस करंट इन कलेक्टर है। क्यों? क्योंकि एमीटर के ही इलेक्ट्रॉन्स बेस में जा रहे हैं और थोड़े से कलेक्टर में जा रहे हैं। तो बच्चों एनपीएन में आपको क्या याद रखना है कि एमीटर का करंट कलेक्टर चोरी करता है, बस इतना सही कंसेप्ट। अब एग्जाम में ऑफकोर्स तुमको इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं बनाएगा, ठीक है? तो इस कॉम्प्लिकेशंस को हटाने के लिए हमने क्या किया, इस एनपीएन का एक सिंबल बना लिया, ये सर्कल। इसमें जो एरो है ये हमेशा किसको डिनोट करेगा, एमीटर बेस के पीएन जंक्शन को, और पीएन जंक्शन में एरो हमेशा पी से एन की तरफ ही फेस करता है। ओके, तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऐसा आ जाता है कभी बना हुआ, कभी कुछ और आ जाता है बना हुआ, हमको समझ नहीं आता है क्या हो रहा है। हमेशा एरो पी से एन की तरफ होगा, तीसरा वाला अपने आप तुम्हें पता चल गया। हमेशा एरो पी से एन की तरफ होगा, तीसरा वाला अपने आप तुम्हें पता चल गया। और जो एन पी, जो एरो वाला पीएन जंक्शन है, ये हमेशा कौन सा होगा, एमीटर बेस वाला। ओके, ये हमेशा एमीटर बेस वाला होगा। ओके, यानी ये एमीटर और ये लाइन तो है, ये हमेशा बेस ही होती है, एमीटर बेस। इसमें लाइन बेस हो गई और ये क्या हो गया, एमीटर हो गया। तीसरा बचा अपने आप कलेक्टर। आई बात समझ में? इक्वेशन, बेस्ट पार्ट ये है, इक्वेशन हमेशा सेम चलेगी, करंट इन एमीटर इक्वल्स टू करंट इन बेस प्लस कलेक्टर। ओके, एनपीएन ज्यादातर पूछा जाता है, कंफ्यूज मत होना, ये इक्वेशन कभी फॉल्स होगी ही नहीं आपके। इसमें करंट गेन कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, समझो। अगर कॉमन बेस का क्वेश्चन आया है तो याद रखना करंट गेन किसका रेशियो होगा, बेस के अलावा बाकी दोनों के करंट का। करंट इन कलेक्टर, क्योंकि कलेक्टर ही गेन कर रहा है ना, कलेक्टर ही चोरी कर रहा है, तो करंट इन कलेक्टर डिवाइड बाय करंट इन एमीटर। अगर कॉमन बेस की बात करें तो करंट इन कलेक्टर अपॉन करंट इन एमीटर। ये बच्चों किस डायरेक्शन में जाएगी इसकी वैल्यू समझना, ऑलमोस्ट 0.95 से 1 के बीच में होगी। ऑलमोस्ट 95% करंट कलेक्टर चोरी कर लेता है, तो ज्यादातर इसकी वैल्यू 0.95 से 1 के बीच में हो। कुछ और भी दे दे तुम सॉल्व कर देना, लेकिन हाँ प्रैक्टिकली 0.95 से 1 के बीच में होगी इसकी वैल्यू। ओके, तो करंट गेन समझ में आ गया, कलेक्टर ने कितना फ्रैक्शन एमीटर का करंट गेन कर लिया। ओके, इनपुट सर्किट इसमें एमीटर बेस बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि यही सर्किट, पहला वाला सर्किट इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा वाला तो उसमें से चोरी कर रहा है। ओके, आउटपुट सर्किट कलेक्टर बेस कहा जाएगा। रेजिस्टेंस गेन होती है, ये जो आउटपुट सर्किट में रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाय जो इनपुट सर्किट में रेजिस्टेंस होती है। ओके, और अगर करंट गेन पता है और रेजिस्टेंस गेन पता है तो बच्चों पावर का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, I² R। तो अगर कोई आपसे पावर गेन पूछ ले तो क्या करोगे, I², करंट गेन का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन। बस इन्हीं फॉर्मूले से काम चला लेना। अगर V का फॉर्मूला भी पता होगा, V इज इक्वल टू I R,
तो कोई पोटेंशियल गेन पूछे तो क्या करोगे, करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन। तो बेसिकली करंट गेन कैलकुलेट करना है और उससे आप पावर गेन भी कैलकुलेट कर सकते हो और वोल्टेज गेन भी कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ रही है बात। इसी में एक दूसरा कॉन्फ़िगरेशन रहता है ये वाला, इसमें कुछ मैंने खास चेंज नहीं किया, मैंने उसी पीएन जंक्शन को थोड़ा सा घुमा दिया तो बीच में एमीटर जो है वो दोनों सर्किट में कॉमन हो गया। अभी भी आप देख लो बड़े ध्यान से, जो बेस एमीटर का पीएन जंक्शन है उसे मैं फॉरवर्ड बायस रख रहा हूं, देख लो बैटरी इधर से लगाइए ताकि ये वाला पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाए, दूसरा वाला हमेशा रिवर्स बायस रहेगा। यहां पर भी देख लो एरो पी से एन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, ओके। बेस एमीटर हमेशा फॉरवर्ड बायस रहेगा, दूसरा वाला हमेशा रिवर्स बायस रहेगा। इस केस में प्राइमरी इक्वेशन तो कभी चेंज होनी ही नहीं है, वो बेस्ट पार्ट है। ये इक्वेशन तो गलत होनी नहीं तुम्हारी कभी। करंट इन एमीटर विल बी करंट इन बेस प्लस करंट इन कलेक्टर। कॉमन एमीटर के केस में करंट गेन कैसे कैलकुलेट करना है, बीटा लिखते हैं इसको। करंट इन कलेक्टर, कलेक्टर ने तो चोरी किया है करंट, तो उसका गेन ही पूछ रहे हैं हम। करंट इन कलेक्टर डिवाइड बाई करंट इन बेस। ये कैसे याद रखोगे, अगर कॉमन एमीटर है तो रेशियो होगा कलेक्टर और बेस का, और कॉमन बेस होगा तो रेशियो होगा कलेक्टर और एमीटर का। मतलब जो यहां पर कॉमन के आगे लिखा हुआ है ना नाम, उसके अलावा बाकी दो का रेशियो है करंट गेन। करंट गेन मिल गया। इस केस में इसकी वैल्यू, बीटा की वैल्यू 15, 20, 25, 50 कुछ भी हो सकती है, बड़ी वैल्यू होगी। क्यों, आप याद करो, एमीटर में अगर 100 आता है तो बेस में लेस देन 5, 10 जाता है, ठीक है, कुछ रैंडम वैल्यू चलो 5 ले लेते हैं, और कलेक्टर में बाकी बचा हुआ ऑलमोस्ट 95 जाता है। 95/5 कितना हुआ बच्चों, 19 हुआ। तो बीटा की वैल्यू 15 से यूजुअली बड़ी रहती है। कोई रूल नहीं है बट हाँ होती है प्रैक्टिकली। ये जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हम देख रहे हैं, इसका यूज आपको एज अ स्विच, एज एन एम्पलीफायर और एज एन ऑसिलेटर आना चाहिए। क्वेश्चन स्विच और एम्पलीफायर पर ही बनते हैं, तो अच्छी बात है हमारे लिए, दो ही सीखना है। तीसरे वाले पर न्यूमेरिकल नहीं बनता, थ्योरेटिकल कुछ पूछ ले तो पूछ ले। एप्लीकेशन एज अ स्विच है, इट इज नथिंग बट नॉट गेट। जो गेट्स अभी हम थोड़ी देर में सारे पढ़ेंगे। स्विच में नॉट गेट के जैसे यूज होता है, मतलब जब इनपुट बड़ा होगा तो आउटपुट छोटा होगा, जब इनपुट छोटा होगा तो आउटपुट बड़ा होगा। नॉट गेट मतलब बस अपोजिट कर देता है वो चीजों को। एम्पलीफायर मतलब लाउड स्पीकर समझ सकते हो आप। छोटे सा सिग्नल कोई आप दोगे, उसको कॉपी करके उसका बड़ा सिग्नल बना के आगे भेजा जाएगा, उसको बोलते हैं एम्पलीफायर। और ऑसिलेटर इस टेक्निकली आप समझ सकते हो फीडबैक। कोई सर्किट खुद को ही फीडबैक दे रहा है कि किस तरह का करंट पीछे से आ रहा है, उसको ऑसिलेटर बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला न्यूमेरिकल आपको स्विच पे आएगा या फिर एम्पलीफायर पे आएगा, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन ट्रांजिस्टर एज अ स्विच पर। एज अ स्विच का मतलब है नॉट गेट, इनपुट हाई तो आउटपुट लो। ओके, तो इसको देख लो, यहां पर बेस करंट है IB, ठीक है, कॉमन एमीटर है, यहां पर एमीटर करंट है IE और ये करंट है IC। हमारी मेन इक्वेशन हमेशा ट्रू रहेगी। मेन इक्वेशन यानी IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC। ये ध्यान रखना कि कलेक्टर ने एमीटर से ही करंट चुराया, इलेक्ट्रॉन्स चुराए इस केस में। ओके, अब अगर बेस करंट या एमीटर करंट इनमें से कोई जीरो है, यानी ये वाली बैटरी वर्क नहीं कर रही है, तो ये बैटरी कितनी भी पावरफुल हो, बहुत ही कम वैल्यू ऑफ करंट फ्लो करा पाएगी। क्यों, क्योंकि ये बेचारी रिवर्स बायस में। तो पहला, अगर IB की वैल्यू जीरो कर देते हैं, अगर IB जो है जीरो है, मतलब फर्स्ट में बैटरी लगाई नहीं है, मान लो ऐसे, ओके, तो उस केस में बेचारा इधर कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते रहो, करंट की वैल्यू बहुत ही लो रहेगी। ओके, लेकिन अगर हम बेस करंट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो कलेक्टर करंट की वैल्यू भी पहले से ज्यादा हो जाएगी, बीटा टाइम्स हो जाएगी। ओके, तो कलेक्टर करंट की मैक्सिमम वैल्यू भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। अलग अलग बेस करंट की वैल्यू पे हम एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे और हम पाएंगे कि जैसे जैसे बेस करंट की वैल्यू में इंक्रीज कर रहा हूं, मैक्सिमम कलेक्टर करंट इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो बेस करंट यानी एमीटर करंट इंक्रीज हो रहा है और वो एमीटर से ही चोरी कर रहा था करंट, इलेक्ट्रॉन्स। तो तुमको बस ये समझना है कि जब बेस करंट ज्यादा होगा तो कलेक्टर करंट ज्यादा होगा, और जब कलेक्टर करंट ज्यादा होगा तो जो आउटपुट है हमारा, आउटपुट देखो बच्चों क्या लिया है मैंने,
आउटपुट इन दो पॉइंट्स के बीच में आउटपुट लिया जाता है, मतलब यहां पे वोल्टमीटर लगा के नापते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो वो कितना होगा आउटपुट, उसको VCE भी बोल सकते हैं। उसकी वैल्यू होगी ये बड़ी बैटरी VCC माइनस ICRC। तो जब बेस करंट ज्यादा तो कलेक्टर करंट ज्यादा, जब कलेक्टर करंट ज्यादा तो VCC माइनस ICRC क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो जब हाई इनपुट हाई करंट बट आउटपुट क्या हो गया, लो, इसको बोलते हैं स्विच। स्विच कर दिया, हाई इनपुट पर लो आउटपुट दे रहे। सबसे जरूरी आपको क्या क्लियर होना चाहिए कि ये वाला रीजन जहां करंट तो हाई है पर VCE यानी आउटपुट की वैल्यू एकदम लो है, इसको बोलते हैं सैचुरेशन। तुम इसको फेस करोगे क्या कि सैचुरेशन है, बताओ क्या होगा। सैचुरेशन का मतलब एकदम क्लियर कर लो कि जब VCC माइनस ICRC कितना हो जाएगा, 0। तुमको क्या याद रखना है कि एट सैचुरेशन IC इज इक्वल्स टू VCC अपॉन RC। इससे तुम्हें IC की वैल्यू मिल जाएगी। उसके अलावा तुम्हें क्या याद रखना है कि बीटा जो था वो किसके बराबर था, IC अपॉन IB। कॉमन एमीटर में करंट गेन वाज कलेक्टर अपॉन बेस का करंट। इससे पहले IC की वैल्यू निकालना, फिर इसका यूज करके IB की वैल्यू निकालना। IC IB मिल गया तो IE मिल जाएगा। आपको जो कुछ भी चाहिए होगा क्वेश्चन में कैलकुलेट हो जाएगा। आ रही बात समझ में आनी। तो न्यूमेरिकल बस इतना है कि सैचुरेशन पर क्या होता है, IC इज इक्वल्स टू VCC बाई RC। ये वो करंट है जिसमें यहां पर आउटपुट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, उसको सैचुरेशन करंट बोलते हैं। आ रही बात समझ में आनी। इस वाले फेज को बोलते हैं कट ऑफ रीजन, पर इस पर न्यूमेरिकल नहीं बनता कोई, तो इसीलिए सैचुरेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर। एक लास्ट देख लो, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर में हमने कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया, हमने इनपुट के साथ एक वेरिएबल करंट लगा दिया। ये वेरिएबल करंट कहां से आ रहा है, ये किसी म्यूजिक के साउंड का सिग्नल होगा, कोई ऐसी चीज जो कांस्टेंट करंट नहीं है, जो वेरिएबल करंट। तो इनपुट सिग्नल के साथ ऐड होके ये यहां पर आएगा, ठीक है। अगर ये इनपुट सिग्नल के साथ ऐड होके यहां पर आएगा तो इसका मतलब IB इज नाउ अ वेरिएबल, इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और हमने अभी अभी क्या पढ़ा था कि IC किसके बराबर है, बीटा इंटू IB। तो अगर ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, और अगर IC चेंज होगा IB की वजह से, तो हमने क्या पढ़ा अभी कि ये जो आउटपुट है ये कितना था आउटपुट बच्चों, सिंपल चीजें हैं, VCC माइनस ICRC। अगर IB चेंज होगा तो IC चेंज होगा, IC चेंज होगा तो V आउटपुट चेंज होगा, ये चेंज होगा। और ये बहुत बड़ी वैल्यू है, क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़ी बैटरी है, तो ये चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू IB, लेकिन विद अ हायर वैल्यू। मतलब ये एक छोटा सा फंक्शन है, तो यहां पर आपको जो फाइनल आउटपुट दिखेगा वो इसी फंक्शन को कॉपी करता हुआ लेकिन विद बिगर वैल्यूज हो। समझ में आ रही है बात है नहीं? तो लो इनपुट पर कॉपी करता हुआ हाई आउटपुट वोल्टेज। इज दैट क्लियर? हाँ, एक चीज और बताना भूल गया कि जब इनपुट हाई होगा तो आउटपुट लो होगा। तो टेक्निकली मुझसे मिस्टेक हो गई, आई एम रियली सॉरी। जब इनपुट हाई तो आउटपुट लो, तो ये इसको डिट्टो कॉपी करेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है, फेज उल्टा होगा। जब इनपुट ऊपर की तरफ है तो आउटपुट नीचे की तरफ होगा, उसी रेशियो में लेकिन नीचे की तरफ। समझ में आ रही बात है? तो V आउटपुट विल कॉपी द इनपुट बेस करंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ऐसा नहीं है कि हमने कम करंट से ज्यादा करंट बना लिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बात को समझो, ये बहुत बड़ी बैटरी यहां थी पर ये करंट फ्लो नहीं करा पा रही थी। इस करंट ने उसको रास्ता दिखा दिया, और इस करंट में जरा सा भी चेंज होगा तो यहां पर करंट, कलेक्टर करंट और फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस में बहुत बड़ा चेंज आएगा। क्यों आएगा चेंज? क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि करंट गेन कितना होता है, IC अपॉन IB। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसकी रेंज कितनी आती है, ये 15, 20, 25 बड़ी वैल्यूज आती है। तो बेस करंट में थोड़ा सा चेंज विल कॉज अ ह्यूज चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। बहुत सिंपल। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, इतना इजीली सॉल्व हो जाएंगे, मतलब बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। कितने का फेज डिफरेंस है? पाई का फेज डिफरेंस है। सच एन ऑब्वियस थिंग। हो गई? ओके। लास्ट एप्लीकेशन इसकी, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। आपको एक बार NCERT से पढ़ना पड़ेगा, थ्योरेटिकल है।
एक बार एनसीईआरटी की रीड मार लो, कोई न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है इस पे। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि इफ यू वांट समथिंग टू सेल्फ करेक्ट तो आप उसको फीडबैक बोलोगे, उसको फीडबैक दोगे, राइट। तो कोई भी सर्किट जो वेरिएबल सिग्नल्स बना रहा है वो अगर खुद का फीडबैक अपने अंदर एक 5% वैल्यू ऐड करेगा तो जो फाइनल आउटपुट है वो कंसिस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कंसिस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये सिस्टम खुद को याद दिलाता रहेगा कि मेरे को कैसा आउटपुट देना है। समझ रहे हो? थोड़ी देर पहले मैं कैसा आउटपुट दे रहा था, और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा विद द सेम वैल्यू। तो इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता है, एक बात देख लो, क्योंकि आई थिंक वीडियो काफी लंबा हो गया। चूंकि न्यूमेरिकल नहीं बनता है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और फाइनली बच्चों हम पहुंचते हैं लॉजिक गेट्स पे। सबसे इजी और सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला टॉपिक है ये। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना है और इससे आसान कुछ हो नहीं सकता, पर ज्यादातर लोगों को ना इसका मीनिंग समझ में नहीं आता। किसी भी चीज का मीनिंग नहीं समझ में आता ना तो कितना भी रटते रहो एंड और यूज नहीं आप कर पाओगे। तो चूंकि मुझे वीडियो गेम्स खेलना और डेवलप करने में बहुत मजा आता है तो मेरे को इसका लॉजिकल एप्लीकेशन पता है। मैं खाली टाइम में एंड्रॉइड गेम्स बनाता हूं, छोटे छोटे गेम्स। डेफिनेशन है कि लॉजिक गेट्स आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स दैट इंप्लीमेंट द बेसिक फंक्शंस ऑफ बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता दूंगा, बहुत इजी चीज होती है। देयर इज अ सिंबल फॉर ईच गेट। तो लॉजिक गेट्स बूलियन अलजेब्रा अप्लाई करते हैं कंप्यूटर्स को लॉजिक समझाने के लिए। तो एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक क्रिकेट का गेम मुझे डेवलप करना है, मुझे कोडिंग करनी है क्रिकेट के गेम की। इनपुट ए, इनपुट बी, दो इनपुट दे रहा हूं मैं और आउटपुट एक डिसाइड कर रहा हूं। इनपुट ए है कि बॉल को मैंने विकेट पे फेंका या नहीं फेंका, क्या बॉल सही लाइन में फेंकी गई, ये इनपुट ए है। इनपुट बी, बैट्समैन ने बॉल मिस की या नहीं की, और आउटपुट क्या है? बैट्समैन आउट होगा। तो समझना, थोड़ा पेशेंस से समझो। पहले केस में 0 यानी फॉल्स। पहले केस में 0 का मतलब है बॉल विकेट पे नहीं फेंकी गई, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और बैट्समैन ने उसको मिस भी नहीं किया, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो क्या बैट्समैन आउट होगा बच्चों? ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा भाई। ना तो बॉल विकेट पे थी, ना बैट्समैन ने मिस की, तो आउट क्यों होगा? दूसरे केस में सोचो, बॉल विकेट पर आई, यस ट्रू, बॉल विकेट पर आई। क्या बैट्समैन ने बॉल मिस की? नो। क्या आउट होगा? नहीं। क्यों आउट होगा भाई? बैट्समैन ने मिस ही नहीं करी, सही डायरेक्शन पे थी, मिस नहीं करी, आउट नहीं होगा। तीसरे केस पे बॉल विकेट पे थी, नहीं, फॉल्स। बैट्समैन ने मिस की, हां, ट्रू। पर क्या आउट होगा? अभी भी आउट नहीं होगा। समझ रहे हो तुम ये लॉजिक? बॉल विकेट पे थी, नहीं, बैट्समैन ने मिस की, यस, क्या आउट होगा? नहीं आउट होगा। पर चौथे केस में बॉल विकेट पे थी, ट्रू, बैट्समैन ने मिस की, ट्रू, आउट होगा? ट्रू। तुम और मैं तो ये समझ पाते हैं, कंप्यूटर को बेचारे को कैसे पता है? तो वहां पे आप क्या करोगे? इनपुट ए और बी के बीच एक एंड गेट लगाओगे। एंड गेट आउटपुट ट्रू कब देता है, 1 कब देता है? जब दोनों इनपुट ट्रू हो। एंड का मतलब ही ये है दोनों ट्रू हो। व्हेन ए एंड बी बोथ आर ट्रू, आउटपुट इज ट्रू। बस इतना सही है बच्चों का। एंड गेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे a प्लस बी इक्वल्स टू एक्स। एक्स जो है वो a प्लस बी के बराबर है, प्लस इज सिंबल फॉर एंड गेट। तो इसका क्या मतलब है? x तभी ट्रू होगा जब a भी ट्रू होगा और b भी ट्रू होगा। जैसे बैट्समैन तभी आउट होगा जब बॉल विकेट पर भी होगी और बैट्समैन उसे मिस भी करेगा। आई बात समझ में? तो मैं एक एग्जाम्पल दिया ताकि तुमको ना रटना ना पड़े, थोड़ा सा लॉजिक समझ में आए। अब मेरे को सिर्फ 6 गेट्स सिखाने और उनकी ट्रुथ टेबल बतानी है। उस पर कैसा क्वेश्चन आएगा उसके बाद 2 एग्जाम्पल कराऊंगा बस, और फिर डेफिनेटली तुम क्वेश्चन सही करके आओ। सबसे पहले तो चूंकि मैं एंड गेट्स बता चुका हूं तो एंड गेट की ही बात करते हैं। x इक्वल टू a एंड b का मतलब होता है कि x इज ट्रू व्हेन बोथ a एज वेल एज b आर ट्रू। x इक्वल टू a प्लस b का क्या मतलब होता है बच्चों? x कब ट्रू होगा? जब a और b दोनों ट्रू होंगे। कोई एक ट्रू है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों फॉल्स है तब तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। समझ में आ गई बात? इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, बड़ा सा डी बना देते हैं। ए और बी इनपुट है, आउटपुट क्या होगा? एक्स। इसकी ट्रुथ टेबल बनाना सीख लेते हैं। ट्रुथ टेबल से मेरा मतलब है ए बी की वैल्यू और एक्स की क्या वैल्यू आएगी।
तो A 0 है, B 0 है, तो X क्या होगा बच्चों? 0। X सिर्फ कब ट्रू होगा? जब A और B दोनों ट्रू होंगे। अगर दोनों में से एक ट्रू होगा तो X फॉल्स होगा, अगर दोनों में से दूसरा ट्रू होगा तो भी X फॉल्स होगा। पर अगर दोनों ट्रू हो गए, दोनों 1 1 हो गए, तो X क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये होता है बच्चों एंड गेट, और ये होती है इसकी ट्रुथ टेबल। एग्जाम्पल देता हूं, देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनाया मैंने। हार्डवर्क है A और डायरेक्शन है B, और ये दोनों चाहिए किसके लिए? सक्सेस के लिए। तो मैं बोल सकता हूं X इज इक्वल टू A प्लस B। सक्सेस कब मिलेगी? जब हार्डवर्क भी करोगे और डायरेक्शन भी सही होगी। तो सक्सेस इज इक्वल टू हार्डवर्क एंड डायरेक्शन, दोनों होने चाहिए, तभी सक्सेस मिलेगी। आई होप इससे याद रह जाए आप लोगों को लॉजिक। अब एंड गेट का आपको साइन पता है, सिंबल पता है, इतना तो याद रखना पड़ेगा। इसको कंस्ट्रक्ट करने के दो मेथड होते हैं। मेथड 1, आप 2 डायोड लगा दो बैकवर्ड बायस में। ये हो गया इनपुट A, ये हो गया इनपुट B, और यहां पर हम आउटपुट ले रहे हैं X। ये एक बड़ी बैटरी है, मान लो 5 वोल्ट 10 वोल्ट की, और ये एक रजिस्टर है। X का पोटेंशियल कितना होगा? 5 माइनस IR। तो जब I 0 होगा तब X का पोटेंशियल हाई होगा। कौन से I की बात कर रहा हूं? इस I की, करंट की। तो हम चाहेंगे X कब ट्रू होगा? जब करंट 0 हो। और करंट 0 कब होगा? जब ये दोनों किस में चले जाएं? रिवर्स बायस में। भाई रिवर्स बायस में डायोड में करंट फ्लो नहीं करता है। रिवर्स बायस में कब होंगे? जब इस तरफ A साइड पर और B साइड से, जब ये दोनों पोटेंशियल हाई होंगे इस 5 वोल्ट से, तब ये दोनों डायोड रिवर्स बायस में होंगे, किसी में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जब यहां पर भी पोटेंशियल हाई होगा और यहां पर भी पोटेंशियल हाई होगा, तब करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो X की वैल्यू भी हाई होगी, क्योंकि करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये इसका सर्किट कंस्ट्रक्शन है। इस पर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन आपको पहचानने को आ सकता है कि एंड गेट का सर्किट कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। डायोड की मदद से एंड गेट ऐसे बनाते हैं। दूसरा मेथड ये थोड़ा सिंपल है। सिंपल 2 स्विचेस की मदद से एंड गेट बना दिया, A स्विच और B स्विच। जब दोनों क्लोज होंगे तभी करंट फ्लो करेगा और ये बल्ब जलेगा। समझ में आई बात? दोनों क्लोज होंगे तो ये जलेगा, अदरवाइज नहीं जलेगा। तो ये दोनों बच्चों, दोनों सर्किट एंड गेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और गेट X इक्वल्स टू A और B का मतलब है X इज ट्रू व्हेन आइदर A और B और बोथ आर ट्रू। और गेट मतलब ये कभी भी ट्रू हो जाएगा, A या B में से कोई एक भी ट्रू हो तब भी। इसका रिप्रेजेंटेशन बुलियन होता है A डॉट B, इसका सिंबल होता है इस तरीके से। ओके, एंड में D शेप था, इसमें थोड़ा सा कर्व होता है। ट्रुथ टेबल, अगर A और B दोनों 0 हैं तब तो ये 0 है, पर इनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाए और दोनों ट्रू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उन सारे केसेस में और विल बी ट्रू। तो फिर वही बात कि तुम्हें ऐसी बात नहीं समझ में आती है। तो देखो फंडा, आइदर फ्रेंड्स और फैमिली कैन ब्रिंग हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस इज फ्रेंड्स और फैमिली। अगर आपके पास फ्रेंड्स हैं या आपके पास आपकी फैमिली है तो हैप्पीनेस शुड बी देयर। अगर दोनों है तो भी हैप्पीनेस विल बी देयर, पर अगर दोनों नहीं है तो हैप्पीनेस का होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड हैप्पीनेस हैव अ और रिलेशनशिप बिटवीन देम। बस याद रखने के लिए, ठीक है? ये सब नहीं आता, लेकिन इसकी मदद से याद रह जाए तो बढ़िया। मुझे याद रखने में बहुत प्रॉब्लम होती थी एज ए स्टूडेंट, तो मैं हमेशा इस तरह की जुगाड़ ढूंढते रहता हूं। और गेट का साइन डॉट हो गया, सिंबल भी हो गया। कंस्ट्रक्शन का मेथड एक देख लो। इस बार A और B की शायद डायोड जो है वो फॉरवर्ड आगे की तरफ लगाए गए, और हम आउटपुट यहां पे ले रहे हैं X, और यहां पर एक रेजिस्टेंस है R। ठीक है, तो इस बार इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख सकता हूं मैं Vx, यहां का Vx, यहां का भी Vx, दोनों सेम पॉइंट है Vx, और इधर से अगर करंट फ्लो कर गया तो Vx माइनस IR किसके बराबर हो जाएगा? यहां पर लिख देता हूं Vx माइनस IR इज इक्वल्स टू, अर्थिंग हो रखी है यहां पर, तो पोटेंशियल 0। Vx माइनस IR इज 0, तो Vx इज इक्वल्स टू IR हो गया। करंट हाई होगा तो यहां पर आउटपुट हाई होगा। तो करंट बच्चों कब हाई होगा? यहां पर तो 0 पोटेंशियल है, A या B में से कोई एक भी हमने हाई पोटेंशियल पे कर दिया तो इधर हाई इधर लो, करंट फ्लो हो जाएगा।
ये हाई कर दो या ये हाई कर दो या दोनों हाई कर दो, तीनों ही केसेस में करंट फ्लो हो जाएगा। करंट फ्लो हो जाएगा तो Vx इज इक्वल टू IR, Vx की वैल्यू हाई हो जाएगी। तो आउटपुट कब हाई आएगा? जब एक हाई हो या बी हो या दोनों हो। तो दिस इज अ और गेट का कंस्ट्रक्शन। स्विचेस की मदद से इसका और इजी कंस्ट्रक्शन है। ऐसे देखो, ये बल्ब है, यहां बैटरी है, ये बल्ब कब जलेगा? दो स्विच हैं, एक ए और एक बी। ये बल्ब कब जलेगा बच्चों? या तो ए पर आप स्विच ऑन कर दो या फिर बी पे आप स्विच ऑन कर दो, दोनों में से कोई भी स्विच ऑन करोगे तो बल्ब जल जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो अ और गेट। बच्चों ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबको आते नहीं है और लोग, आपको बस पहचानना होगा, आपको ड्रॉ भी नहीं करना होगा, आपको चार में से एक पहचानना होगा कि और गेट क्या रिप्रेजेंट, कौन सा सर्किट और गेट रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो प्लीज पे अटेंशन टू दिस। फोटोज भी खींच लोगे, अगर स्क्रीनशॉट भी लेके रख लोगे ना तो भी लास्ट डे रिवाइज कर पाओगे। तो कुछ नहीं हो तो स्क्रीनशॉट जरूर लेके रख लेना, बेटर होगा अगर तुम नोट्स बनाओ तो। नॉट गेट x इक्वल्स टू अपोजिट ऑफ a, इसका एक ही इनपुट एक ही आउटपुट होता है। x इज ट्रू व्हेन a इज नॉट ट्रू, दैट्स इट, सिंपल इज दैट। x इज इक्वल्स टू a के ऊपर बार लगा देते। इसका सिंबल इस तरह से होता है, एक ट्राइंगल और आगे छोटा सा डॉट। ये डॉट इंपॉर्टेंट है, डॉट मतलब नॉट। ओके, ट्रुथ टेबल इसकी बहुत सिंपल बनेगी। a इज इक्वल्स टू, a जब फॉल्स है तो x ट्रू है, a जब ट्रू है तो x फॉल्स है। ठीक है, सिंपल लॉजिक गेट है, बहुत यूज होता है कंप्यूटर्स में। एग्जाम्पल, विनिंग इज नॉट गिविंग अप। विनिंग और गिविंग अप के बीच नॉट गेट है। आप जीतोगे अगर आप गिव अप नहीं करोगे तो। हारने जैसी कोई चीज नहीं होती, या तो लोग गिव अप कर देते हैं या वो जीत जाते हैं। जो कभी गिव अप नहीं करते वो इवेंचुअली जीत ही जाते हैं, कितनी भी टफ फाइट हो, कितना भी इंपॉसिबल लगे कोई काम। समझ में आई बात? इसका बुलियन ये हो गया, सिंबल ये हो गया। कंस्ट्रक्शन देख लो, इसमें ट्रांजिस्टर का यूज होता है थोड़ा सा, मैंने इतना पढ़ा है, आई होप आपने ट्रांजिस्टर वाली वीडियो देखी होगी। इसका कंस्ट्रक्शन देख लो, ये एक ट्रांजिस्टर है और ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? पीएन जंक्शन। तो ये पीएन है तो तीसरा वाला अपने आप पीएन, एनपीएन हो गया, एन हो गया। अब यहां पर इनपुट है और यहां पर आउटपुट है। इसका पोटेंशियल कुछ 5 वोल्ट मान सकते हैं अपन, छोटी सी बैटरी होती है, ये आर रेजिस्टेंस है। तो पोटेंशियल एट एक्स कितना लिखूंगा? लिखूंगा 5 माइनस आई आर। आर कौन सा? ये वाला। और करंट कौन सा? इसमें से जो पास करेगा। तो अगर आपने ट्रांजिस्टर वाला पार्ट देखा है मेरी वीडियो का तो आपको पता होगा कि ट्रांजिस्टर इज वेरी सिंपल थिंग। इट इज 2 पीएन जंक्शन डायोड, और जो एमीटर से करंट आता है उसको कलेक्टर चोरी करता है। अगर एमीटर में से करंट नहीं आ रहा है तो कलेक्टर में करंट नहीं आएगा, भले ये बैटरी कितनी भी पावरफुल रखूं। तो ट्रांजिस्टर का बहुत सिंपल सा फंडा होता है कि जो एमीटर बेस पीएन जंक्शन है, अगर वो फॉरवर्ड बायस है तो कलेक्टर बेस में करंट फ्लो होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज वीडियो देख लो, बहुत सिंपल सा वीडियो बनाया है। एमीटर कलेक्टर बेस इतना सा होता है कि एमीटर बेस का करंट कलेक्टर चोरी करता है। कितनी भी स्ट्रॉन्ग बैटरी हो, कलेक्टर खुद का करंट फ्लो नहीं करा सकता। तो इस सर्किट में करंट तभी फ्लो करेगा जब एमीटर हाई पोटेंशियल पे होगा। अगर ये हाई पर होगा तो यहां पर करंट फ्लो होगा, जिसका एक पोर्शन ये चोरी करेगा और इसमें से भी करंट फ्लो होगा। तो अगर एमीटर हाई पर होगा तभी इस सर्किट में करंट फ्लो होगा। अगर इस सर्किट में करंट फ्लो होगा तो 5 माइनस आई आर की वैल्यू छोटी हो जाएगी, मतलब Vx का पोटेंशियल लो हो जाएगा। एमीटर हाई होने पर X का पोटेंशियल लो हो जाएगा। तो ये कैसा गेट हो गया? नॉट गेट। स्विच से समझो, ये एक स्विच है A और ये बल्ब है जिसको हम X बोल सकते हैं। अगर ये स्विच ऑन हुआ तो ये बल्ब में करंट नहीं जाएगा, सारा का सारा करंट चुपचाप इधर से पास कर जाएगा। अगर ये स्विच ऑन हुआ तो बल्ब ऑफ रहेगा, और अगर ये स्विच ऑफ हुआ मतलब ओपन हुआ जैसा कि बनाया हुआ है, तब ये बल्ब जल जाएगा। समझ में आती है बात या नहीं? अगर ये ओपन है तो इधर से करंट पास कर जाएगा। बस ये हो गया नॉट गेट। कंस्ट्रक्शन बनाने को नहीं आएगा, सिर्फ पहचानने को आएगा, तो इस चीज को मिस मत करो। नेक्स्ट है बच्चों नैंड गेट। अब इसके बाद सारे गेट्स रिपीट होंगे। नैंड गेट मतलब x इक्वल एंड अपोजिट ऑफ a एंड b, a प्लस b, यानी एंड गेट जो है उसका उल्टा। बस नैंड गेट यानी एंड गेट का उल्टा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू a प्लस b के ऊपर बार। ठीक है, इसका सिंबल कैसे बनेगा? जो एंड गेट का सिंबल था उसके आगे एक ये छोटा सा गोला लगा दिया, गोला रिप्रेजेंट नॉट। नैंड इज नॉट प्लस एंड, इट इज अ नॉट प्लस एंड गेट। समझ में आ गई बात? इसकी ट्रुथ टेबल बनाने का आसान तरीका है कि आप एंड के बारे में सोचो और उल्टा लिखते जाओ। देखो मैं बताता हूं, अगर a और b दोनों लो है तो एंड इनका कितना आएगा? लो आएगा। भाई एंड तो तब ट्रू होगा ना जब ये दोनों हाई होंगे। अगर इनमें से एक ही हाई है दूसरा लो है तो एंड कितना होगा? 0, यानी नैंड कितना होगा? 1। ये बस इसका उल्टा होता जाएगा।
अगर इनमें से एक हाई है तो एंड कितना होगा 0, नैंड कितना होगा 1। एंड और नैंड समझ में आ रहा है, एक जैसे सुनाई देते हैं। ओके, आई होप यहां पर आपको क्लियर हो रहा होगा। ए और बी दोनों ट्रू होंगे तो एंड गेट तब ट्रू हो जाएगा। अगर ए एंड बी दोनों ट्रू होंगे तो एंड गेट ट्रू होगा, उस केस में नॉट एंड गेट फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रुथ टेबल आपको रटनी नहीं है, जो एंड गेट की बनाते हो उसकी उल्टी बना देना बस। बोथ मनी एंड फ्रीडम मीन्स नो स्टडी, मतलब स्टडी मनी और फ्रीडम के बीच नैंड गेट का लॉजिक है। क्यों समझना, अगर आपके पास मनी है, अगर मैं आपको 500 रुपए दे दूं, मनी दे दूं, लेकिन आपको घर से निकलने की फ्रीडम नहीं है, तो क्या करोगे? पढ़ाई करोगे। अगर आपके पास फ्रीडम है, पैसे नहीं है, तो जाओगे कहां? तब भी पढ़ाई करोगे। लेकिन अगर आपके पास दोनों है, मनी और फ्रीडम, तो फिर आप पढ़ाई नहीं करोगे। तो नैंड में फॉल्स कब होता है? जब बोथ द इनपुट्स आर ट्रू, तब आउटपुट फॉल्स होता है। अगर मनी भी है और फ्रीडम भी है तो फिर आप पढ़ाई नहीं करोगे। ये बोलते बोलते मेरे को समझ में आ गया कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। बोलोगे कि सर हम तो पढ़ाई करते हैं, तब भी करते हैं, हमारे पास पैसे भी है, फ्रीडम भी है, बट ठीक है, मुझे बहस नहीं करनी, मुझे बस तुम्हें याद दिलाने की कोशिश करनी है कि कुछ ना कुछ तुम्हें याद आ जाए कि हाँ नैंड का मतलब ये होता है, और तुम एग्जाम में रट के ना जाओ, समझ के जाओ। इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से होता है, इस पर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ठीक है, मैंने बस दिखा दिया ताकि आ जाए तो तुम पहचान के मार्क कर दो। ये वाला देखो, ये समझ में आ जाएगा। यहां पर बल्ब है, इन दोनों में से अगर एक भी ऑन हो गया, ये ऑन हो गया या ये ऑन हो गया, कोई एक भी ऑन हो गया तो ये बेचारा ऑफ हो जाएगा। जब दोनों ऑफ होंगे तभी ये बल्ब जलेगा। कब जलेगा? जब ये दोनों बेचारे ऑफ होंगे, ये भी ऑफ, ये भी ऑफ, तब ये ऑन। समझ में आ गई बात? तो ये होता है नैंड गेट। अब नॉर गेट क्या होगा? अब मैं ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा, और गेट का उल्टा सिंबल, और गेट के आगे एक नॉट लगा दो। ज्यादा बकवास करूंगा ना तो तुम लास्ट वाला नहीं देखोगे, और वो इंपॉर्टेंट है। और गेट की ट्रुथ टेबल बनाओ और उसका उल्टा बना दो, ठीक है। ट्रुथ टेबल भी तुम कर लोगे, और गेट की अपोजिट बना देना। एग्जाम्पल जरूर दूंगा मैं। बोरिंग और कॉम्प्लेक्स और लर्निंग में नॉर गेट का रिलेशन है। लर्निंग शुड बी नीदर बोरिंग नॉर कॉम्प्लेक्स। लर्निंग शुड बी नाइदर बोरिंग नॉर कॉम्प्लेक्स। नाइदर नॉर, समझ में आ गया? बोरिंग भी नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स भी नहीं होनी चाहिए। अगर बोरिंग है तब भी लर्निंग 0, अगर कॉम्प्लेक्स है तब भी लर्निंग 0। बोरिंग और कॉम्प्लेक्स दोनों है तब तो लर्निंग डेफिनेटली 0, और बोरिंग और कॉम्प्लेक्स दोनों नहीं है तब लर्निंग ट्रू हो जाएगी। समझ में आई बात? अरे सर आप तो बोर कर रहे हो। सॉरी बच्चों, टॉपिक ही ऐसा है, ठीक है। तो थियोरेटिकल टॉपिक है, मैं जबरदस्ती उसमें प्रैक्टिकलिटी को छेड़ रहा हूं, बट क्या करूं, मेरा काम है चीजों को इजी बनाने की कोशिश करना। और लास्ट गेट जो है वो है जॉर गेट। जॉर इज स्ट्रिक्टली और। मैंने कैसे याद रखा था इसको? स्ट्रिक्टली और। बोले सर ये क्या बना रहे हो? मतलब एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली के लिए है। स्ट्रिक्टली का क्या मतलब है? एक्स इज ट्रू इफ ओनली वन ऑफ ए और बी इज ट्रू। इनमें से एक ही ट्रू होना चाहिए, दोनों ट्रू हो गए तो नहीं। समझ में आई बात? इसका बुलियन ऐसा रहता है, प्लस के ऊपर सर्कल, और इसका सिंबल रहता है इस तरीके से, ठीक है। सिंबल्स तो बच्चों याद रखने चाहिए, लिस्ट बना लो, नोट्स बना रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है। ट्रुथ टेबल, एक्स इज ट्रू व्हेन ए और बी इज ट्रू। दोनों ट्रू हो गए तो नहीं माने गए। दोनों फॉल्स है, एक्स फॉल्स। एक ट्रू है, एक्स ट्रू, दूसरा ट्रू है, एक्स ट्रू, पर अगर दोनों ट्रू हो गए तो एक्स फॉल्स। तो ये स्ट्रिक्टली और है। जो नॉर्मल और होता है उसमें दोनों ट्रू हो जाए तो भी ये ट्रू हो जाता है। एग्जाम्पल बताता हूं, अगर आपको नेशनल लेवल पे जाना है तो यू हैव टू प्ले आइदर क्रिकेट और फुटबॉल। अगर आप दोनों खेलोगे, एक दिन क्रिकेट, किसी दिन फुटबॉल, किसी दिन क्रिकेट, तो आप नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर प्रोबेबली नहीं बन पाओगे। पर अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको दोनों में से कोई चूज नहीं करोगे, तब तो ऑफकोर्स नहीं बन पाओगे। दोनों में से एक चूज करोगे तो बनोगे, दोनों में से सिर्फ दूसरा चूज करोगे तो भी बन सकते हो। दोनों खेलते रहोगे, किसी दिन कुछ तो भी नहीं बनोगे। समझ में आ गई बात? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोगों को आता नहीं है। मैंने याद करने का क्या बताया तरीका? स्ट्रिक्टली और ही होना चाहिए, दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए। दोनों ट्रू हो गए तो ये फॉल्स हो जाएगा। बच्चों ज्यादातर तो क्वेश्चन इसमें सर्किट पहचान के ट्रुथ टेबल बनाने का ही आता है, पर कभी कभी इनके अलावा कोई नया सर्किट बना हुआ आ जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सा गेट रिप्रेजेंट करता है। तो आपको क्या करना है? ट्रुथ टेबल बनानी है एग्जाम में। अगर कोई अननोन सर्किट आएगा तो इस तरह से कोई भी रैंडम सर्किट बना देंगे, कुछ गेट्स लगा देंगे 2-3,
ये कौन सा गेट हुआ बच्चों? एंड। अभी तुम लोगों को याद नहीं होगा लेकिन नोट्स रिवाइज करोगे तो हो जाएगा, बशर्ते तुमने नोट्स बनाए हो या स्क्रीनशॉट्स लिए हो मेरे क्लास के। एंड है और ये कौन सा है? नैंड गेट है। तुमको बताना है कि ये सर्किट कौन से गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो तुम्हें क्या करना है, इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है और कुछ नहीं करना है। ट्रुथ टेबल कैसे बनाओगे? फटाफट एक टेबल बनाओ, ए बी नाम दो, आउटपुट को एक्स नाम दो और शुरू हो जाओ। पहले केस में दोनों को 0 0 रखो, ए को 0 बी को 0। तो अगर ए 0 है तो यहां पर 0, यहां पर 0, बी भी 0 है तो यहां पर भी 0, ये वाला वायर आ रहा है बी का, और यहां पर भी 0। ये 0 0 एंड में 0 0 में क्या आता है? 0, तो ये वाला 0 हो गया। ये 0 0 और में 0 में क्या आता है? ये वाला 0 हो गया। 0 0 में एंड में क्या होता है? 0, तो नैंड में क्या हो जाएगा? 1। समझ में आई बच्चों? अगर ये 0 ये 0 तो x कितना आया? 1। इज दिस क्लियर और नॉट? ये समझ में आना बड़ा जरूरी है बच्चों, क्योंकि एग्जाम में बैठे बैठे ये कर पाना तभी कर पाओगे जब थोड़ी प्रैक्टिस करके जाओगे। दूसरा तरीका है लेकिन इससे फास्ट कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट केस में मैं क्या लूंगा? 0 और 1। तो a को अभी भी 0 रहने देते हैं, b को 1 कर लेते हैं, यहां भी और यहां भी। तो यहां पर ये 0 ये 1, एंड गेट अभी भी आउटपुट 0 आएगा। यहां पर ये 0 ये 1, और गेट में 0 1 में क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। एंड गेट में 0 1 में 0 होता है तो नैंड में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 0 1 पे 1 आ गया। तुम सोच रहे होगे सर हम इतने सारे कलर कैसे लाएंगे? 0 1, अब क्या करेंगे? 1 0, इसको 1 लिया तो यहां पर भी 1 हो गया। बी को 0 लिया तो यहां पर भी 0 हो गया। 1 और 0 एंड गेट में 0 आएगा अभी भी। 1 और 0 और गेट में 1 आएगा। मैं कलर से याद रख रहा हूं, तुमको कुछ और ट्रिक सोचनी पड़ेगी, तुम्हारे पास कलर्स नहीं होंगे। 1 और 0 एंड गेट में 0 होगा तो नैंड गेट में 1 हो जाएगा, फिर से 1 हो गया। और लास्ट केस कलर नहीं बचे मेरे पास, आई एम रनिंग आउट ऑफ कलर्स। तुम्हारा क्या होगा? तो लगाओ दिमाग, थोड़ा दिमाग तुम्हें भी लगाना चाहिए। आईआईटी की ट्राई कर रहे हो या बेटर मेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो। लास्ट इज दोनों में 1 1 1, ए में भी 1 बी में भी। तो 1 और 1 में एंड में 1 हो जाएगा, पहली बार 1 आया इधर। 1 और 1 में और में भी 1 हो जाएगा, यहां भी 1 आ गया। 1 और 1 में नैंड में एंड में 1 और 1 में 1 होता है तो नैंड में क्या हो जाएगा? 0। ये आ गया। अब तुम्हें सिर्फ ट्रुथ टेबल देख के ये बताना है कि ये कौन सा गेट है। इसलिए ये काम तुम्हें बड़े अच्छे से आना चाहिए, इसलिए तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ ट्रुथ टेबल देख के, गेट से ट्रुथ टेबल बनाना आसान है, ट्रुथ टेबल देख के गेट बनाना थोड़ा मुश्किल है। ये कौन सा गेट बना बच्चों? 1 और 1 के केस में 0 है तो एक्चुअली ये नैंड गेट है। ये पूरा एक नैंड गेट के बराबर। ये मुझे कैसे पता? फिर से वीडियो देखो, फिर से ड्रॉ करो खुद से। जब 3 बार सारी ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर चुके होगे, कॉपी नहीं कर चुके होगे, उसके बाद ये क्वेश्चन तुमसे गलत हो ही नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट तुम्हें बना के दे दे। आई बात समझ में? बस इतना सही है लॉजिक गेट्स।